हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज सलमान गौर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। बच्चों, एज यू नो हम बात कर रहे थे क्लास 10 फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में और ऑलरेडी हम इस चैप्टर के 7 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला काम आपका ये है कि अगर अब तक आपने वो 7 लेक्चर अच्छे से कवर नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक उठाकर सबसे पहले उन 7 लेक्चर को अच्छे से कवर कीजिए। उसके बाद आज हम 8th लेक्चर को शुरू करने जा रहे हैं, तो इस लेक्चर में हमारे साथ बने रहिए। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले रिमाइंड कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। देखिए बच्चों, हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन की, कि हम रेजिस्टेंस को सर्किट में कैसे कंबाइन कर सकते हैं। पहला टाइप आया था हमारे सामने सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन की बात की थी कि जब 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइन होते हैं तो उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला कैसे आता है हमारे पास, हमने ये बात की थी। तो आज के हम इस क्लास में बात करने जा रहे हैं कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है और क्यों होता है। ठीक है बच्चों, हम बात करने जा रहे हैं। तो हम आज के इस टॉपिक में 2 केस स्टडी करेंगे जब हमने 2 रेजिस्टेंस लिए और दोनों को पैरेलल में कंबाइन किए, उसमें हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे कि क्या आता है। फिर हम बात करेंगे कि हमने 3 रेजिस्टेंस लिए और तीनों को पैरेलल में कंबाइन किया, फिर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या आता है हमें ये देखना है। ठीक है बच्चों, बने रहिए आज की इस क्लास में सलमान गौर के साथ। देखिए, हमने 2 रेजिस्टेंस लिए R1 और R2। ठीक है बच्चों, R1 और R2 हमने रेजिस्टेंस लिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये ऑलरेडी जान चुके हैं कि जब भी 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कंबाइन होते हैं तो उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो इक्वल होता है पहले वाले रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल प्लस दूसरे वाले रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। ये बात हम पहले ही जान चुके हैं। ठीक है बच्चों, हम ये बात पढ़ चुके हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, तो हमें यही प्रूफ करना है कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/r + 1/r2 के इक्वल कैसे होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने R1 रेजिस्टेंस लिया और एक R2 रेजिस्टेंस लिया, दोनों को पैरेलल में कंबाइन किया। ठीक है, V वोल्ट का हमने यहां पर क्या लगाया बच्चों, सेल लगाया हमने V वोल्ट का। डाटा ध्यान से देखिएगा, हमने सेल कितने V वोल्ट का सेल लगाया है हमने, ये प्लस टर्मिनल ये माइनस टर्मिनल। इस V वोल्ट के सेल ने I करंट फ्लो कराया इस सर्किट के थ्रू। कितना करंट फ्लो कर रहा है बच्चों, I करंट फ्लो कर रहा है यहां से इस सर्किट के थ्रू। ठीक है, सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो है कि यहां पर वोल्टेज सेम रहता है बच्चों। वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, पहले ही हमने प्रॉपर्टीज में पैरेलल और सीरीज की पढ़ चुके हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, और करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों डिवाइड हो जाता है। समझ आई ना बात, करंट क्या हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइड हो जाता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहता है। समझ आई बात। अब चाहे आप 2 रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट करो या फिर 3 रजिस्टर या फिर 1000 रजिस्टर आप कनेक्ट करो, वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा, वोल्टेज हमेशा सेम रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो दोनों केस में ये सीन रहेगा। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं इसे पहले ही। करंट डिवाइड हो जाएगा बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, याद रखना है। रास्ते अलग हो रहे हैं, यहां तक आई करंट यहां से चला और यहां तक आई करंट आया, लेकिन रास्ते अलग हुए तो करंट भी अलग अलग हो गया, करंट डिवाइड हो गया। सपोज कर लेते हैं कि R1 रेजिस्टेंस में I1 करंट गया और R2 रेजिस्टेंस में I2 करंट गया। ठीक है बच्चों, वोल्टेज सेम रहेगा, मींस R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी V वोल्ट रहेगा और R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी V वोल्ट रहेगा। ठीक है बच्चों, समझ आई बात। तो सबसे पहले हमने यही देखा है कि हमें पहले से ही पता है अलग ये कि वोल्टेज पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रहता है और करंट डिवाइड हो जाता है। ठीक है,
अब डाटा ध्यान से सुनिए क्या गिवन है यहाँ पर। V वोल्ट का सेल कनेक्ट किया हमने जिसने सर्किट के थ्रू I करंट फ्लो कराया। R1 रेजिस्टेंस के थ्रू I1 करंट फ्लो कर रहा है क्योंकि करंट यहाँ पर डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और R2 रेजिस्टेंस के थ्रू I2 करंट फ्लो कर रहा है और वोल्टेज अक्रॉस R1 V के इक्वल ही है जितना भी सेल वोल्ट का हमने सेल लगाया है। और R2 रेजिस्टेंस के थ्रू भी V वोल्ट ही रहेगा वोल्टेज क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट रहता है, ठीक है बच्चों। तो हम देखते हैं कि जो टोटल करंट है I वो डिवाइड हो जा रहा है किसमें, I1 प्लस I2 में, ठीक है बच्चों। I करंट किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 के। ये देखिए I करंट यहां से गया किसमें डिवाइड हो गया, I1 प्लस I2 में। और यहां से फिर से क्या I करंट ही बाहर आएगा और सेल के पास वापस से I करंट चला जाएगा। I करंट यहां से चला, वो I करंट I1 प्लस I2 में टूट गया, उसके बाद फिर से कंबाइन हुआ, फिर से I करंट बना के वो वापस सेल के अंदर आ गया, ठीक है बच्चों। तो हम ये इक्वेशन बना चुके हैं, ठीक है, हमने ये इक्वेशन बनाई है कि टोटल करंट इक्वल होगा I1 प्लस I2 के। हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में यही इक्वेशन वोल्टेज के लिए बनाई थी कि टोटल वोल्टेज इक्वल होगा V1 प्लस V2 के, क्योंकि वहां पर वोल्टेज डिवाइड हो रहा था और यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है। तो हमें वही काम करना है जो हमने सीरीज के रेजिस्टेंस को निकालने के लिए किया था, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमने क्या करना है, I1 और I2 की वैल्यूज निकालनी है और इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं इसे, इक्वेशन 1 में पुट करनी है। वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, बाय यूजिंग ओम्स लॉ। समझ आई बात, कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग ओम्स लॉ का यूज करते हुए हम I1 और I2 की वैल्यूज निकालेंगे। अब हमें ओम्स लॉ सबसे पहले I निकालने के लिए यूज करना है। I क्या है, सर्किट का करंट। तो सर्किट का करंट निकालने के लिए हम ओम्स लॉ पूरे सर्किट पर अप्लाई करेंगे। समझ आई बात। उसके बाद I1 करंट निकालने के लिए, I1 रेजिस्टेंस 1 के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, तो I1 करंट निकालने के लिए हम रेजिस्टेंस 1 पर ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। और I2 करंट की वैल्यू निकालने के लिए हम रेजिस्टेंस 2 पर ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। बेसिकली हमें यहाँ पर 3 बार ओम्स लॉ अप्लाई करना है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम सर्किट देखिए, ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर के इक्वल होता है बच्चों ओम्स लॉ। समझ आई बात, पता है ये तो हमें बहुत अच्छे से। चलो अब जब हम इसे सर्किट पर लगाएंगे तो सर्किट का वोल्टेज है V वोल्ट और करंट है पूरे सर्किट से जो फ्लो कर रहा है I, और पूरे सर्किट का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो हमने सपोज किया है कि वो R के इक्वल है, ठीक है बच्चों। तो हमें यहाँ पर I की वैल्यू चाहिए, ये देखिए किसकी वैल्यू चाहिए, I की। तो I इक्वल टू आ जाएगा V डिवाइडेड बाई R। I इक्वल टू आ गया V डिवाइडेड बाई R। इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं इसे, ठीक है। अब हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे I1 की वैल्यू निकालने के लिए, और I1 करंट रेजिस्टेंस 1 के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो मतलब हम रेजिस्टेंस 1 पर ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे बच्चों। अब रेजिस्टेंस 1 का वोल्टेज कितना है, V है वोल्टेज, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। करंट कितना है I1 और रेजिस्टेंस कितना है बच्चों R1, ठीक है ना। समझ आई बात। तो यहां से क्या आ जाएगी, यहां से I1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास V डिवाइडेड बाई R1। क्या आ गई बच्चों, V डिवाइडेड बाई R1। इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब इसके बाद हमें I2 की वैल्यू निकालनी है। देखिए इक्वेशन 1 में I1 हम इसकी वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हम I2 की वैल्यू निकालते हैं। I2 क्या है, रेजिस्टेंस 2 के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है, मतलब अब हमें ओम्स लॉ अप्लाई करना है रेजिस्टेंस 2 पर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस 2 का वोल्टेज तो है V, ठीक है, करंट है I2 और रेजिस्टेंस है R2 बच्चों। तो यहां से I2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास V डिवाइडेड बाई R2, V डिवाइडेड बाई R2। इसे इक्वेशन 4 मान लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, वही पुराना काम करना है कि इक्वेशन सेकंड, थर्ड और फोर्थ से वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 में पुट करनी है। पुट द अबव वैल्यूज इन इक्वेशन। ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि बोर्ड पर जगह कम है तो सही से लिखा नहीं जा रहा है। इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें इन तीनों इक्वेशन से I1 और I2 की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो बताइए I की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से जब हमने उठाई तो V डिवाइडेड बाई R। समझ आई ना बात। I1 की वैल्यू हमने इक्वेशन थर्ड से उठाई, क्या आई, V डिवाइडेड बाई R1, प्लस I2 की वैल्यू हमने इक्वेशन
फोर्थ से उठाई, क्या आई, V डिवाइडेड बाई R2। ठीक है बच्चों, तो यहां से V हमने कॉमन ले लिया, V डिवाइडेड बाई R इक्वल टू V इंटू अंदर बचा 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, V से V कैंसिल हो गया, तो यहां से 1/R बच्चों इक्वल टू आ गया है 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, ये आ गए यहां से R1 और R2 का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल 1/R1 प्लस 1/R2 के इक्वल आ गया। ये देखिए यहाँ पर हमें यही तो पता था कि भाई रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो पहले वाले रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल प्लस दूसरे वाले रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। और यही हमने प्रूफ कर दिया है कि हाँ भाई जब हम दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/R2 के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं। जब हमने तीन रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन किया, वही काम करना है जो हमने दो रेजिस्टेंस के लिए किया है। ठीक है, तीन रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किए हैं, पहला है R1, दूसरा है R2 और तीसरा है R3। ठीक है बच्चों, V वोल्ट का हमने यहाँ पर सेल कनेक्ट किया है, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस। यहां से करंट फ्लो कर रहा है I, टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट से, I। तो करंट टूट जाएगा कितने, यहां पर I1 करंट, यहां पर I2 करंट और यहां पर I3 करंट। ठीक है बच्चों, वोल्टेज बच्चों यहां पर सेम रहेगा V V V, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड हो जाता है, यही बात लिखी है। यहां से फिर बाहर कितना करंट आएगा, यहां से I1 करंट आएगा बच्चों बाहर, और यहां से I2 करंट आएगा और यहां से I3 करंट आएगा, और कंबाइन होकर फिर से ये I करंट बना लेंगे और यहां से I करंट सेल में चला जाएगा वापस से। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम देखते हैं कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा जब हमने तीन रेजिस्टेंस को पैरेलल में कंबाइन किया। ठीक है, तो ये तो पता है हमें कि हाँ भाई 1/R इक्वल टू आता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये तो पढ़ चुके हैं ना हम सेकंड लास्ट लेक्चर में। तो अब ये प्रूफ करते हैं कि हाँ भाई वाकई ऐसा होता भी है या ऐसा नहीं होता है। ठीक है बच्चों, चलो अब आप हमें बताइए कि कहां से शुरू करेंगे, जो चीज डिवाइड हो रही है। डिवाइड क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है बच्चों यहाँ पर करंट। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है तो करंट की इक्वेशन बनाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड होता है तो वोल्टेज की इक्वेशन बनाते हैं। तो करंट किस किस में टूट रहा है, यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, यहाँ पर जो I करंट है वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया है, I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन 1 हमने इसे मान लिया है। ठीक है, अब हमें क्या काम करना है, इसके बाद हमें यही काम करना है कि I1 I2 और I3 की वैल्यूज निकालनी है विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, और हमें इस इक्वेशन 1 में पुट करनी है। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 1 में हमें पुट करनी है, तो हम वही काम करेंगे कि बाय यूजिंग ओम्स लॉ, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ठीक है बच्चों, ओम्स लॉ का यूज करते हुए हम इन सब की वैल्यूज निकालेंगे। तो I क्या है, I है पूरे सर्किट का करंट जो फ्लो कर रहा है, मतलब I की वैल्यू निकालने के लिए हमें पूरे सर्किट पर ओम्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। I1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें रेजिस्टेंस 1 पर ओम्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, और I2 की वैल्यू निकालने के लिए रेजिस्टेंस 2 पर, और I3 की वैल्यू निकालने के लिए रेजिस्टेंस 3 पर हमें ओम्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सर्किट पर ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, V इक्वल टू IR, यही आता है ना V इक्वल टू IR, क्योंकि पूरे सर्किट का वोल्टेज है V, करंट है I और रेजिस्टेंस है R। तो यहां से I की वैल्यू आ जाएगी बच्चों V डिवाइडेड बाई R, V डिवाइडेड बाई R, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है, I1 की वैल्यू। I1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें रेजिस्टेंस 1 पर जाना पड़ेगा, तो वोल्टेज तो रेजिस्टेंस 1 का V है, और करंट है यहाँ पर I1 और रेजिस्टेंस है R1। ठीक है, तो यहां से I1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों V डिवाइडेड बाई R1, इसे इक्वेशन को इक्वेशन 3 बोल देते हैं। ठीक है, फिर हम रेजिस्टेंस 2 के पास जाएंगे जिसका वोल्टेज है V और करंट है I2 और रेजिस्टेंस है R2। यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों, I2 की वैल्यू निकालेंगे, जो कि आएगी V डिवाइडेड बाई R2। ठीक है बच्चों, इसे इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम रेजिस्टेंस 3 के पास जाएंगे जिसका वोल्टेज V है, करंट है I3
और रेजिस्टेंस है R3। ठीक है बच्चों, यहां से हम I3 की वैल्यू निकालेंगे जो कि आएगी V डिवाइडेड बाई R3। इसे हम इक्वेशन 5 नाम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, पुट दीज वैल्यूज या पुट द अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इन सब की वैल्यूज को किस की I की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से उठाकर, I1 की वैल्यू इक्वेशन थर्ड से उठाकर, I2 की वैल्यू इक्वेशन फोर्थ से उठाकर और I3 की वैल्यू इक्वेशन फिफ्थ से उठाकर हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 1 में जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे तो I की जगह क्या आएगा, V डिवाइडेड बाई R1। ध्यान से देखिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। I1 की जगह पर आएगा V डिवाइडेड बाई R1 बच्चों, और I2 की जगह पर आएगा V डिवाइडेड बाई R2, और I3 की जगह पर आ जाएगा V डिवाइडेड बाई R3। अच्छे से कंपेयर कर लेना तीनों की तीनों इक्वेशन की, हम वैल्यू सही रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। फिर से वही काम करना है कि V हमने यहां से कॉमन उठा लेना है, तो V जैसे ही कॉमन उठाएंगे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। समझ आई बात, V से V कैंसिल, तो क्या बच गया, 1 अपॉन R इक्वल टू आ गया है बच्चों 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के इक्वल आ चुका है। देखिए यही तो था ना। ठीक है बच्चों, तो आगे चलने से पहले आप इस पूरे को अच्छे से कॉपी कीजिए, और अगर कहीं भी कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों, और वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखिए कि हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैसे फाइंड करते हैं। तो 2 रेजिस्टेंस और 3 रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करके हमने आपको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना सिखा दिया है।